पता ही है कि यार जब घर में जॉब नहीं है, फिर ऊपर से फैमिली बड़ी है, सब चीज़ हमारे ऊपर ही डिपेंड है, तो इस चीज़ में सर मोटिवेशन अपने आप ही आ जाता है। वो बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं है। अब अंदर से हमारे पास मोटिवेशन है तो हम पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हैं। जब सबसे पहले तो मेरे से मेरे फादर को ही पता चला था, उन्हीं का ही फ़ोन आया था, हाँ बधाई हो कि ऐसे-ऐसे सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही प्राउड मोमेंट था वो, मैं बता भी नहीं सकता उस जो चीज़ आपकी फिजिकली कट ऑफ आती है, बहुत फिजिकल की कट ऑफ के बाद जो फाइनल कट ऑफ आती है उसमें कितने नंबर तक का फर्क देखने को मिल सकता है? अब ये हमारे डिपेंड टाइम करता है, 700 साढ़े 700 अप्रोच पास हुए थे। अच्छा। 293 वैकेंसी तो थी। मुझे वर्क कितने प्रोफाइल गुना बता दो क्लियर सर, जेल वार्डन के अंदर वर्क प्रोफाइल क्या रहती है इसकी? तो इसकी वर्क ट्रेनिंग कितने प्रोफाइल मंथ की होती है और ट्रेनिंग कहाँ पे होती है ये बताओ थोड़ा। और इसकी सैलरी क्या रहने वाली है? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है वंश, ठीक है, जो अभी जेल वार्डन 2023 वाली वैकेंसी आई थी उसमें सिलेक्टेड है। और इनसे पूरी इनकी प्रिपरेशन जानते हैं, कहाँ से तैयारी की थी इन्होंने, फिजिकल के लिए कैसी तैयारी की थी, क्या स्ट्रेटजी रही है इनकी पूरी जर्नी में, और जो भी जेल वार्डन से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हो सकते हैं एंड तक आपको सभी डाउट क्लियर करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो आपको पूरी वीडियो एंड से देंगे। तो वेलकम वंश आपका। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी पोस्ट बताओ, कौन सी पोस्ट है और कौन कौन सी वैकेंसी से आप सिलेक्टेड हुए हो? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरा नाम वंश सेवला है और मेरा सिलेक्शन जो DSSB के थ्रू जेल वार्डर में हुआ है। पोस्ट एज अ कांस्टेबल ही है, वार्डर जिसे हम बोलते हैं दिल्ली प्रिजन में। हाँ, और मेरी एज 21 है और मेरा ये 2023 वाली वैकेंसी थी, उसमें सिलेक्शन हुआ था फाइनली। अब 2026 में हमें ज्वाइनिंग मिल रही है। अच्छा, तो प्रिपरेशन जर्नी के बारे में हम बात करते हैं कि आपके सबसे पहले आपके दिमाग में कब आया कि मेरे को जेल वार्डन की तैयारी करनी है दिल्ली पुलिस, या इससे पहले आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? हाँ, पहले मैं SSC की तैयारी में था। पहले मेरा टारगेट यही था, CGL वगैरह। दिल्ली पुलिस वैसे मेन फोकस पे था मेरा, बट मेरा जो 2023 में था रनिंग में फेल हो गया था मैं 4 सेकंड से, तो मेरा नहीं हो पाया था। उसमें भी मेरे 70 मार्क्स थे, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था। तो फिर उसके बाद मैं CGL की तरफ शिफ्ट हुआ था। फिर ये जैसे ही इसका भी 2023 में नोटिफिकेशन आया था जेल वार्डर का, 2 नवंबर में, तो इसके बाद फॉर्म भरने के बाद मुझे थोड़ा गाइडेंस मिली थी कौन सी पोस्ट होती है, किसमें पोस्टिंग कहाँ मिलती है हमें, लाइफ टाइम क्या बेनिफिट्स हैं। तो उसके बाद मुझे पता चला था, फॉर्म के बाद थोड़ा गाइडेंस अच्छी थी, तो इसलिए मैंने ये से चूज किया। तो आपने जो जेल वार्डन वाली तैयारी करी, तो बच्चे और भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपने भी और कितने एग्जाम निकाली आपने इसके अलावा? मेरे ऑलरेडी 13+ एग्जाम्स क्लियर है। 13 प्लस एग्जाम। 10th और 12th लेवल के, फिर स्टार्टिंग के CGL वगैरह के सारे क्लियर है मेरे। वंश के बारे में आपको स्पेशल बात ये बता देता हूँ, वंश की एज है भी 21, ठीक है। 21 में वंश ने 13 प्लस एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, ठीक है। तो एज मैटर नहीं करती, आपके अंदर डेडिकेशन मैटर करती है कि आप किस शिद्दत से मेहनत करे हो, आपको लाइफ में कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुंचना है। तो ये बात आपके सामने एग्जाम्पल वंश है। तो इन्होंने 30 प्लस एग्जाम इन्होंने क्रैक की है, ठीक है। तो इनसे पूरी जर्नी जानते हैं। बाकी आपका डेली रूटीन क्या रहता था, जैसे सुबह से लेके रात तक, और आप रात में पढ़ते थे या दिन में पढ़ते थे चीज़ा? सर वैसे डेली रूटीन मेरा फिक्स नहीं था, और मैं पढ़ता जैसे नाइट में ही था। मुझे नाइट में थोड़ी हैबिट है कि मैं नाइट में ज्यादा पढ़ता था, दिन में मेरा आउटपुट ज्यादा नहीं आता था, नाइट में मैं ज्यादा पढ़ता था। और ये मेरा ये रहता था कि जितना पढ़ना है उतना डेली पढ़ना है, चाहे मैं 3 घंटे दिन में पढूं, बट मैं डेली पढ़ूंगा, उसे कंटिन्यू में रखूंगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं 10-12 घंटे पढ़ लिया और कल मैं रेस्ट ले रहा हूँ या दूसरे दिन रेस्ट ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं था मेरा। चाहे मैं 2 घंटे आज पढ़े तो कल भी मेरे 2 हो जाए, 2.5 हो जाए, बस इतना आउटपुट जितना मेरी बॉडी में हैबिट है उतने आउटपुट से मैं पढ़ता था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पर मिनिमम मेरा 5 से 6 रहता था। 5 से 6 घंटे आप डेली पढ़ते थे? हाँ जी। उसमें कोई ये कोई मैटर नहीं करता दिन में पढ़ना या रात में पढ़ना? नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। मेन आप कितने आउटपुट से, कितने फोकस के साथ आप पढ़ रहे हो, कौन से सोर्सेज के साथ पढ़ रहे हो, तो वो मैटर करता है ज्यादा। तो आप जैसे टारगेट किस तरीके से बनाते थे अपने डेली टारगेट? डेली टारगेट मैं अपने शॉर्ट टारगेट बनाता था। सपोज मैं ऐसे नहीं बनाता था, जैसे मेरा मैथ्स, आज मैंने टेस्ट दिया, सेक्शनल टेस्ट दिया, तो सेक्शनल टेस्ट में मेरे 5 क्वेश्चन सपोज परसेंटेज से गलत है, तो मैं 12 टेस्ट नहीं दूंगा। वो मैंने जो 5 क्वेश्चन गलत थे उसे मैंने नोट डाउन कर लिया नाइट में कि मेरे इस चैप्टर से मेरे क्वेश्चन गलत है। जैसे सपोज मिक्सचर से है, टाइम एंड वर्क से है, या रेशो से है, तो मैंने ये चैप्टर कल मुझे थ्योरी इनकी पढ़नी है अपने नोट्स से, या अगर मैंने नोट्स नहीं बनाए तो मुझे टीचर से पढ़ना है। तो ये मेरा टारगेट रहता था। अपने वीक पॉइंट्स एनालाइज मारे, उसके टारगेट्स में अपना इंक्लूड किया, फिर मैं पढ़ता था वो। आपकी स्कूलिंग कब हो गई थी? 12th मेरी सर 2022 में हुई थी। अच्छा, और फिर प्रिपरेशन वगैरह कब से स्टार्ट करी आपने? इसी में मैंने 2022 के बाद ही 12th के पास आउट होने के बाद ही स्टार्ट कर दी थी। थोड़ी गाइडेंस अच्छी थी, मेरे साथ और भी सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे बताते जाए, तो मैं उसी गाइडेंस में
पढ़ा हो गया था मेरा। अच्छा, तो सबसे पहले जब मैं स्टार्टिंग में आते हैं तो मैं पता नहीं होता कि कहाँ से मेरे को पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, ऑनलाइन बेस लेना है या बिल्कुल। ऑफलाइन करना है। तो उस टाइम पे आपने स्टार्टिंग में ऑनलाइन तैयारी की या फिर ऑफलाइन स्टडी की, क्या क्या रहता था? ऑफलाइन सर मैंने 1 से 2 महीने गया था, मैं नियर बाय हमारे इंस्टीट्यूट था, तो बस मैंने 1 से 2 महीने गया था। बट ऑफलाइन में गया बहुत ज्यादा डिले रहता है, मतलब अब वो सारे बच्चों को एक साथ लेके चलते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब हमारे पास टाइम इतना कम होता है, 6 महीने पहले से ही पता चल जाता है जब हमें एग्जाम है कि 6 महीने में सारा सिलेबस करना कंप्लीट नहीं होता इतनी जल्दी। तो ऑफलाइन में तो बेस्ट अब नहीं है, क्यों ऑनलाइन इतने सोर्सेज हैं, इतने टीचर्स हैं। सपोज आपको मतलब इंग्लिश समझ नहीं आ रही ऑफलाइन टीचर से, तो आप ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाओ, ऑनलाइन पे इतने सारे टीचर्स हैं। टेंस आपको इस टीचर से समझ नहीं आया तो दूसरे टीचर से आप पढ़ सकते हो, आपके पास चॉइस है, और आप ऑलरेडी इतने हो गाइडेंस में, तो आप समझ जाओगे कौन सा तो टीचर बेस्ट है। कौन सा- ऑनलाइन आपने कौन से टीचर को प्रेफर किया कि शुरुआत में कौन से टीचर से आपने पढ़ाई की? जैसे मैथ के लिए कौन से टीचर फॉलो किए? मैथ्स के लिए सर मैंने बताता हूँ, मैथ्स के लिए मैंने थ्योरी जो मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ी थी, उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया था सुपरिटेंडेंट बाय आवाज सैनी सर का आता है बैच, हाँ। उस पे 2022 वाले बैच से मैंने सुपरिटेंडेंट से पढ़ी थी फिर मैथ्स। अच्छा, तो मैथ के लिए बच्चे बुक बहुत बोलते हैं, बुक कौन सी फॉलो करनी चाहिए या नोट्स बनाने चाहिए, मैथ क्या नहीं बनाने चाहिए? तो कैसे चीजें वो कैसे किया आपने स्टार्टिंग में? नोट्स तो देखो सर, बिल्कुल नोट्स तो बनाने ही चाहिए, मैथ्स में तो चाहे और किसी में बनाओ ना बनाओ, मैथ्स में तो जरूर बनाने चाहिए नोट्स। तो मैथ के नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए? तो सभी क्वेश्चन बनवाने चाहिए या फिर क्या तरीका? नहीं नहीं नहीं, सभी क्वेश्चंस नहीं। जैसे सपोज आपको पता है कि आपने किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, और वो टीचर क्या होता है कि एक टाइप से 8-9 सवाल करवा देते हैं अपनी क्लास में पीपीटी में, बट आपने उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन अपने नोट डाउन करना है, जो आपको लगता है कि हाँ मैं इसे बाद में भूल जाऊंगा या मेरे से ये एग्जाम में नहीं होएगा, वही क्वेश्चन आपने अपने नोट्स में उतारने, उसका जो सॉल्यूशन है वही उतारना है जो आपको समझ आए। सपोज टीचर का सॉल्यूशन इतना बड़ा है और आपके किसी सीनियर ने बता दिया छोटा सा, तो आपने छोटा वाला सॉल्यूशन उतारना है ताकि आपको बाद में एग्जाम टाइम में याद हो जाए। बिल्कुल सही है, क्योंकि इतना सारा डिवीजन करने के लिए टाइम भी नहीं होता है। बिल्कुल। और जीएस के लिए आप कौन कौन से टीचर फॉलो किए? जीएस में 4-5 सब्जेक्ट हमारे, तो एक तो कौन से टीचर फॉलो किया आपने? जीएस में सर ये होता है कि जीएस में ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी रिवीजन। टीचर तो आप किसी से भी पढ़ लो, अब जैसे रिसेंटली परमार सर हैं, इतने अच्छे टीचर हैं, नवीन सर हैं। जो स्टार्टिंग फेज होता है, हाँ, स्टार्टिंग फेज में हमें थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी तो थ्योरी आपने कंप्लीट की? थ्योरी मैंने लूसेंट से पढ़ी थी, मैंने लूसेंट मैंने 8-9 बार पढ़ रखी है, लूसेंट 8-9 उससे पढ़ी थी थ्योरी मैंने लूसेंट से, और पिनकल फिर पीवाईक्यू आती है जो, उससे मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं बोलते हैं कि भैया लूसेंट बुक बहुत बारीक बारीक शब्द होते हैं, बहुत हैवी बुक लगती है, हमसे उतनी है, तो आप कैसे कर लिए इतनी बारीक बुक को? वो थोड़ा होता है कि देखो मैं आर्ट्स से हूँ, आर्ट्स ले रखी थी मैंने 11th 12th में, तो जीएस मुझे इंटरेस्ट आता ही था, तो मैं तो पढ़ लेता था, लेकिन थोड़े से प्रॉब्लम होती है, तो और भी बुक्स आती है मार्केट में, उसकी तो मुझे नॉलेज है नहीं, लेकिन मैंने लूसेंट से ही पढ़ी थी, 8-9 बार लूसेंट पढ़ी है। लूसेंट मैक्सिमम बार? हाँ, लूसेंट इनफ है। लूसेंट के साथ आप पीवाईक्यू भी देखते जाओ, एनालाइज मारते जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक की कितनी वैल्यू है। लास्ट टाइम था आपका, जैसे मान लो अब रिसेंटली आपने एग्जाम दिए थे, उन एग्जाम में सबसे बेस्ट टीचर कौन सा लगा आपको जीएस वगैरह के लिए? जीएस वगैरह के लिए तो सबसे बेस्ट सर नो डाउट परमार सर ही हैं अभी इस टाइम। हाँ जी, हाँ जी। वो तो जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनके लिए ज्यादा बेस्ट, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए? हिंदी मीडियम वालों के लिए देखो मैं बताऊं कि सारे टीचर पे डिपेंड मत रहो आप। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन सा टॉपिक वीक है। आपने टेस्ट दिया, सपोज आपकी पॉलिटी नहीं समझ आ रही, पॉलिटी का टेस्ट दिया, उसमें से भी आपके 2-3 टॉपिक्स होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग है, जो आपके वीक है। सपोज डीपीएसपी नहीं आ रहा समझ, तो डीपीएसपी डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च मारो, डीपीएसपी इन हिंदी मीडियम, ठीक है। कोई सी भी टीचर की वीडियो है उसके नोट्स बना लो, या कोई भी आपने नोट्स बना रखे हैं उसमें अपडेट डाल लो बस। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे बच्चे एक एक टीचर को फॉलो करते हैं कि मेरे को सब कुछ इसी टीचर से पढ़ना। आप मॉक टेस्ट लगाते हो, उससे बहुत कुछ चीज सीखने को मिलती है कि हाँ मेरे को ये टॉपिक नहीं आ रहा, उस टीचर से आप जो भी टॉपिक आपको समझ, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, चाहे जीएस हो गया, उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च मारो, आपको जिस टीचर का अच्छे से समझ में है आप उस टीचर से कर लो। आप बड़े बड़े नामों के पीछे मत भागो, हाँ इस टीचर का नाम इतना बड़ा है तो मैं इससे कर लो, बहुत ज्यादा बेस्ट करवाएगा। इसमें कुछ नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है कि आपको किस टीचर का बेटर समझ में आ रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग वगैरह के लिए आपने किस टीचर को फॉलो किया? रीजनिंग के लिए तो सर सेल्फ ही हो जाती है और बाकी मॉक टेस्ट से हो जाती है, और जैसे 2-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट वगैरह, तो उसके लिए यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, वो आप सर्च मारोगे तो आ जाती है। यूट्यूब से आपने कंप्लीट? हाँ, सारा चीज यूट्यूब से, सेल्फ प्रैक्टिस और आपने आज तक जैसे आपने इतने सारे एग्जाम क्रैक किए, तो आपने ऑनलाइन बेच लिया अभी तक किसी का? जैसे आपने तो सुहासर का लिया था मैथ के लिए, हाँ जी, आवासर का,
हाँ जी, हाँ तो जी। इसके अलावा आपने और किसका बेच लिया, किसी और सब्जेक्ट? नहीं नहीं, और किसी का भी बैच नहीं लिया मैंने। सब जो पेड बैच वगैरह होते हैं वो टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो उसमें तो आपको स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा कि भाई अब जब 1000-1200 रुपए के आप बैच ले रहे हो, इससे बढ़िया 500 रुपए में वाईफाई रिचार्ज करवा लो और अपना पढ़ते रहो, है बिल्कुल। ना। तो इसलिए बैच वैच तो मैंने किसी भी नहीं लिया, अब सर वाला बैच लिया था मैंने, और बाकी सारी चीज यूट्यूब पे और टेली पे अवेलेबल हो जाती है। जैसे आपने इंग्लिश भी पढ़ी है, जैसे सीजल वगैरह दिया है आपने, तो इंग्लिश कहाँ से तैयार किया आपने? इंग्लिश के लिए तो एक नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से मैंने थ्योरी पढ़ी थी, और एक प्लेलिस्ट है अमन सर वाली, वो ओल्ड वाली प्लेलिस्ट है, हाँ। 48 वीडियोज है उसमें, तो हाँ। वो मैंने पढ़ी थी। थ्योरी वो पढ़ी थी, और वो वोकैबुलरी के लिए ब्लैक बुक से पढ़ी थी। अच्छा, तो ब्लैक बुक को कैसे पढ़ते थे वो? क्योंकि ब्लैक बुक बहुत जैसे शब्द बहुत सारे शब्द उसके अंदर, उसे पढ़ने का ब्लैक तरीका बुक मैंने उसमें गया था, ब्लैक बुक में मैंने ना उसे 5 पार्ट में डिवाइड कर ली थी ब्लैक बुक। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग है, इडियम्स अलग है, साइनो एंटो अलग है, और ऐसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन अलग। तो ऐसे 3 से 4-5 पार्ट में मैंने डिवाइड मार ली थी, तो वो इतनी सी हो जाती है फिर। हाँ, छोटे छोटे टारगेट हो जाते हैं। छोटे छोटे टारगेट में मुझे पता है कि 2000 वर्ड होते हैं, जैसे वन वर्ड और इडियम 2-2000 है, 2100 वर्ड है, तो मुझे पता है कि इस वीक में मुझे ये कंप्लीट करना है। वो इतना बटन भी नहीं लगता, और इतनी सी जल्दी से जल्दी याद भी हो जाती है। और उसमें क्या रिवीजन ही है उसमें, ऐसा नहीं है, रिवीजन ही है। और बाकी आप रानी मैम की वीडियोस वगैरह देख सकते हो, वो ट्रिक से बता देती है, तो उससे हो जाती है हेल्पफुल। और मॉक टेस्ट वगैरह का कितना रोल अपनी प्रिपरेशन? मॉक टेस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गए उनका। मिस्टर सर मैं ये बताऊं, देखो प्रीवियस ईयर पेपर अपना मॉक टेस्ट में आ गए, हाँ। तो जो हमारा है 40-50% हमारी थ्योरी पार्ट है, सिलेबस पार्ट है, बिल्कुल। और जो 50 मतलब 60% ही मैं बोलूंगा, ये सारा खेल है मॉक टेस्ट। सपोज आपने एनसीईआरटी पढ़ ली जीएस में, और भी अच्छे अच्छे बैचेस से भी पढ़ लिए, जब आप उस चीज को टेस्ट में अप्लाई नहीं कर पा रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसका मेन रोल अपना टेस्ट से ही है। कितनी टाइम में आप कितनी अच्छी अप्रोच से क्वेश्चन हो रहा है सोल्व, अप्रोच नहीं दिखती वहां पे, टाइम सोल्व दिखता है। हाँ। इतने टाइम में तुम्हारी मैथ सोल्व हुई या नहीं हुई। जो आपने जेल वार्डर वाला एग्जाम दिया था, ठीक है, तो इस जेल वार्डर वाला एग्जाम में आपकी अप्रोच क्या थी, एग्जाम स्ट्रेटजी? उस टाइम जब आप पेपर हैंडल करते हो तो किस अप्रोच से आपने पेपर टैकल किया था? देखो मैं सर टोटली मैं D++ में, तो मैं ये मेरा मतलब पहला ही फॉर्म था जो मैंने फिलअप किया था। इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। हाँ, 1 से 2 महीने पहले मैंने स्टार्ट किए थे टेस्ट। कोई भी बच्चा मान लो जो आपका साथी है, जो भी वो तैयारी कर रहा है, वन डे एग्जाम के पेपर बैठा, तो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए मॉक टेस्ट में? मॉक टेस्ट की मैं अप्रोच बता दूं किस टाइप से होनी चाहिए। जैसे जब आप टेस्ट दो, तो कभी भी टेस्ट में टारगेट ये मत रखना कि मुझे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने हैं किसी भी सेक्शन। बच्चे बोलते हैं कि मेरा मान लो जेड का एग्जाम है, उसमें 80 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन में कितना टारगेट करना चाहिए? मेरे को 70 करना चाहिए, 75 करना चाहिए? ये गलत है या सही है, बताओ। टारगेट करना अच्छी बात है, पर लेकिन उसको उस पर डिपेंड मत हो जाओ। सपोज पेपर हार्ड आया, अब आपने टारगेट बनाया मैंने 75 करने मुझे, आपसे नहीं हुए। मैथ मान लो 20 क्वेश्चन गया है, 20 में से आपके 10-12 हुए। अब आपने सोचा था यार 8-9 तो इसमें ही रह गए, फिर जीएस में मेरे से 10-12 ही अटेम्प्ट हुए, तो मेरा तो टारगेट वैसे ही कंप्लीट नहीं हो और मेरा सिलेक्शन वैसे ही नहीं होना। जब आपको पता है कि भाई शिफ्ट हार्ड है, बस आपने ये ध्यान रखना होता है कि जितना मुझे आता है उतना बेस्ट देना है। मेरा सिलेक्शन किस्मत से होएगा तो हो जाएगा, नहीं होएगा तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। इसमें बच्चे, क्योंकि पेपर बहुत मैटर करता है कि कई बार पेपर इजी भी आता है, कई बार हार्ड भी आता है, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इसमें मेरे पिछले मॉक टेस्ट में मेरे भाई 80 में से 70 सही थे, इस बार 70 में 60 सही है, तो वो डिमोटिवेट है। तो वो पेपर का मैटर डिपेंड करता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो कोचिंग आपने ऑनलाइन ही की थी? ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन बेस्ट है, टाइम भी सेव होता है इसके अंदर। बिल्कुल टाइम भी सेव है, कहीं बाहर अंदर जाना भी नहीं पड़ता। ऑफलाइन के लिए आप बाहर जाओगे, फिर ट्रैवल के अलाउंसेस वगैरह सारी चीजें, टाइम वेस्ट होएगा। इससे बढ़िया और आपके सोर्सेज क्या थे? जैसे मान लो जीएस के लिए आपने लुसेंट बुक बता दी, और मैथ के लिए कोई बुक? मैथ के लिए तो सर पिनकल वाली PYQ आती है, वही मैंने फॉलो की थी। अच्छा, हाँ। और रीजनिंग वगैरह के लिए कोई बुक प्रैक्टिस के लिए? रीजनिंग के लिए तो कोई बुक्स नहीं ली थी, वैसे प्रीवियस ईयर आप कोई भी ले सकते हो मार्केट में, करंट पब्लिकेशन वगैरह भी। अच्छा, कोई सी भी ले सकते। प्रिपरेशन के दौरान जैसे हम कई बार एग्जाम देते हैं और फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे कि चलो ये इस बार इस एग्जाम में मेरा नहीं हुआ, तो फिर उस टाइम में खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? मोटिवेट सर मजबूरियां बनाई देती है। जब हम मिडिल क्लास से ही है, आपको पता ही है कि यार जब घर में जॉब नहीं है, फिर ऊपर से फैमिली बड़ी है, सब चीज हमारे ऊपर ही डिपेंड है, तो इस चीज में सर मोटिवेशन अपने आप ही आ जाता है। वो भारी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आए। अब अंदर से हमारे पास मोटिवेशन है तो हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, जब ये अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं मोटिवेशन वीडियो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। नहीं सर, इनसे टेम्परेरी तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, 1 से 2 दिन आउटपुट अच्छा आ जाएगा, बट लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप तैयारी में आए हो किस लिए आए हो,
पर्पस क्या है आपका तैयारी में आने के लिए? अपने फैमिली को देखना चाहते हो, एक स्टेबल लेवल पे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो, तो वो चीजें है कि टाइम इतना लॉस हो जाएगा, आप यही सोचते रह जाओगे। इससे बढ़िया कि अपना इस चीज पे ध्यान दो, पढ़ाई जो हमारी चीज बाद में इंपॉर्टेंट देगी। बिल्कुल सही बात है। जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप इम्पोर्टेंट टिप्स क्या देना चाहोगे, जो भी इनको प्रिपरेशन के टाइम पे जो मान लो स्टडी करा, अभी कोई नेक्स्ट एग्जाम पे टारगेट करा है, तो वो क्या क्या बातों को ध्यान रखे, अपना पूरे रूटीन को कंसिस्टेंसी कैसे बना करके, डिसिप्लिन कैसे रहे, क्या क्या चीजें टिप्स फॉलो करे, मोबाइल से कैसे बचे, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। देखो एक चीज पे लेते हैं पहले, सोशल मीडिया, देखो सब चीज छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है सोशल मीडिया में। यारी दोस्ती ये सब बाद में आ जाएगी, आफ्टर आप जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपके पास सारे यारी दोस्ती रिश्तेदार सब आ जाएंगे। सही बात। तो अभी इसका कोई रोल है नहीं हमारी प्रिपरेशन में। हाँ, जितने भी आपने फ्रेंड्स बनाने ना, अपनी बड़ी एज से फ्रेंड्स बनाओ हमेशा। मेरा यही मानना है कि जितने भी आप फ्रेंड्स है ना मेरे, जितने भी सारे मेरे से सीनियर है और सारे ही सिलेक्टेड है। अगर आप अपने ही ग्रुप में अपने फ्रेंड्स वगैरह बना लेते हो तो आपको डीमोटिवेट और मिलेगा कि यार इसके तो इतने नंबर है, तेरा तो हो ही जाएगा, या तेरा तो होना ही नहीं है यार, तू क्यों तैयारी। तो इसलिए अपने से बड़े, ताकि वो उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपको पता चलता रहे। हाँ, जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड जिनको नॉलेज नॉलेज है उन्हें पता चलता रहे। और अपना डेली डिसिप्लिन में रहो। मेरा मानना है कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन में भी रहना जरूरी है। चाहे 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, पर डेली पढ़ो, मेन ये चीज है। जब आपका इसमें सिलेक्शन हुआ था फाइनल, तो उस टाइम पे मोमेंट क्या था? जैसे घर वालों को बताया आपने, सबसे पहले किसको बताया, आपको कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे? सबसे पहले तो मेरे से पहले तो मेरे फादर को ही पता चला था, उन्हीं का ही फोन आया था, हाँ अच्छा। बधाई हो, ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही प्राउड मोमेंट था वो, मैं बता भी नहीं सकता उस चीज। तो बहुत बढ़िया था, मतलब अच्छा। तो एक छोटी सी एज में इतनी कम उम्र में अचीवमेंट लेना, और दिल्ली में आपको पता है कितना कंपटीशन है यूनिफॉर्म वाली जॉब लेने में, तो इसलिए प्राउड मोमेंट था वो वाला। तो इसका प्रोसेस थोड़ा बता दो आप मुझे। जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जैसे कोई मान लो जेल वार्डन की तैयारी कर रहा है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसका पूरा प्रोसेस क्या है चीजें? देखो जेल वार्डन का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ मैं। क्वालिफिकेशन हमारी 12th बेस पे ही होती है, ठीक है। फॉर्म इसका 12th बेस पे ही आता है। कट ऑफ डेट से पहले आपका, कट ऑफ डेट मींस इसमें ये बोला जाता है जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है ना, उसको कट ऑफ डेट बोलते हैं इसमें। तो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपकी क्वालिफिकेशन सब क्लियर होना चाहिए, ताकि आप बाद में डीवी में बाहर ना हो। तो 12th बेस पे ये होती है। पहले इसका एग्जाम होता है, फिर इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें 1600 मीटर 6 मिनट में चाहिए होती है, और 13 फीट इसमें लॉन्ग जंप चाहिए होती है, हाई फीट इसमें 3 फीट 9 इंच चाहिए होती है। फिर उसके बाद आपके जो भी सिलेक्शन होते हैं उसकी एक मेरिट आती है। वो मेरिट में बच्चे क्लियर होते हैं ई डोजियर के लिए, फिर आपसे ऑनलाइन ई डोजियर भरवाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भरवाए जाते हैं, फिर आपके वो डोजियर के बाद फिर आती है आपकी फाइनल मेरिट। अच्छा, फिजिकल के बाद भरवाया जाता है वो जो आप फिजिकल के बाद भरवाए जाते हैं वो ई डोजियर। हाँ, D++ में सभी में ई डोजियर भरवाते हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। फिर फाइनल रिजल्ट के बाद जो आपकी फिजिकली कट ऑफ आती है, फिजिकल की कट ऑफ के बाद जो फाइनल कट ऑफ आती है उसमें कितने नंबर तक का फर्क देखने को मिल सकता है? ये डिपेंड करता है कि बच्चों ने कितना फिजिकल पास किया। अब हमारे टाइम में 700 750 अप्रोच पास हुए थे। अच्छा। 293 वैकेंसी थी टोटल। कितने गुना को लिया था वैकेंसी के? 10 to 11 थे हमारे में। अच्छा। 10 to 11 थे, और तो इसमें 700 750 800। हाँ, 10 से 12,000 लोग फिजिकल के लिए बुलाए थे। नहीं 10 से 12 जी नहीं, 3300 कुछ थे। अच्छा। तो 293 थी ना हमारे में। हाँ। तो 3000 अप्रोच हमारे में बुलाए थे, तो उसमें से भी 700 750 बच्चे क्लियर हुए थे फिजिकल में। अच्छा, तो मतलब कि फिजिकल के लिए भी अच्छा खासा कंपटीशन है। कंपटीशन तो है उसमें, सिंथेटिक पे होता है। हाँ। और इसका मयूर विहार जो ट्रैक है वहां पे होता है मेनली। मयूर विहार में भी हो सकता है और छत्रसाल स्टेडियम है वहां पे भी हो सकता है। तो जब आपकी फिजिकली कट ऑफ आई थी तो फिजिकली कट ऑफ के बाद कितना टाइम मिल गया था आपको फिजिकल के लिए? कितना टाइम दिया था? सर ये पता है क्या, D++ भी ना अनएक्सपेक्टेड है। अभी मैं बोल दूं कि हमें 6 महीने मिले थे और आने वाले बच्चों को 2 महीने में ले ले, तो ऐसा बोलना सही नहीं है। तो D++ भी क्या अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी ले सकती है हमें। तो जैसे फिजिकल जब हमारा एग्जाम क्लियर हुआ था, हमारा नवंबर में रिजल्ट आया था 2024 में, और 2025 जून में हमारा फिजिकल हुआ था। तो हमें तो आराम से अच्छा टाइम मिला था। लेकिन अभी ये नहीं बता सकता कि मैं 2 महीने में आ जाए, इनको 3 महीने में। मतलब कि फिजिकल के लिए जिनका नाम आ गया उनके अपने तैयारी, अब तो तैयारी में जुड़े रहो ना, ढील मत छोड़ो, बिल्कुल ढील मत छोड़ो। मेरिट भी ज्यादा हाई नहीं है, आराम से इजिली 10-15 नंबर भी आपके ऊपर है, तो सेफ जोन में हो आप। अच्छा, और जो फिजिकल वगैरह के लिए आप जाते हो तो इनकी बातों ध्यान रखना चाहिए फिजिकल वाले दिन? फिजिकल वाले दिन कुछ भी, सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना, उल्टी सीधी चीजें नहीं लेनी, इंजेक्शन वगैरह सप्लीमेंट्स वगैरह ऐसी चीजें नहीं है। हाँ, अपनी तैयारी पे पहले ध्यान दो, तैयारी पे अपना पॉजिटिव जाओ,
माँ बाप के पैर छू गए आराम से, तो आराम से किस्मत में होगी तो हो जाएगा क्लियर, ऐसा नहीं है। तो किस्मत का भी बहुत लक फैक्टर भी बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बिल्कुल डॉक्यूमेंट नहीं बताया आपने, डॉक्यूमेंट क्या डॉक्यूमेंट्स में फिजिकल में तो हमारे से एडमिट कार्ड लिया था और हाँ। आधार कार्ड की फोटो स्टेट वगैरह ली थी। वैसे वहाँ इतना नहीं होता जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह में होता है, और ये लाइसेंस वगैरह ये सारी चीजें नहीं देते वहाँ पे, नॉर्मल चीजें ही होती है, वो बस आधार कार्ड फोटो वोटो बस। जो इसके अंदर जो सर्टिफिकेट होता है ओबीसी वगैरह का, तो एनसीएल का इसका फर्क क्या है? एनसीएल को जैसे जनरल के बराबर ही काउंट करते हैं, फिर एनसीएल का फायदा मिलता है कुछ, ऐसा कुछ नहीं, एनसीएल का है फायदा, एनसीएल आपका कट ऑफ डेट से पहले क्यों होना चाहिए? अच्छा हाँ, ओबीसी एनसीएल आपका कट ऑफ डेट के बाद रहा है, और आपने ओबीसी से मेरिट क्लियर करके हाँ और कट ऑफ डेट बाद है आपका एनसीएल, हाँ। तो आपका रिजेक्शन है, ठीक है। वरना आपको अगर एनसीएल कट ऑफ डेट बाद का है लेकिन आपको जनरल से फाइट करनी पड़ेगी, आपका नंबर जनरल में आ जाता है तो उसके लिए नीड नहीं है एनसीएल की, ठीक है, चाहे आपने ओबीसी से भरा हो, लेकिन आपने ओबीसी से ही भरा है, ओबीसी की मेरिट क्लियर है और एनसीएल नहीं है, तो आप ये जो ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट लगता है ये सेंट्रल का लगता है, फिर अपने स्टेट का भी चल जाता है? स्टेट का भी चल जाता है, स्टेट का चल जाता है, चल जाता है। अच्छा, तो अब थोड़ा बहुत मुझे वर्क प्रोफाइल बता दो, जेल के अंदर वर्क प्रोफाइल क्या रहती है इसकी? वर्क प्रोफाइल तो सर अभी देखो हमारी ज्वाइनिंग हुई नहीं, तो मैं इतना डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन जो हमारे मेरे नॉलेज में है तो वर्क प्रोफाइल तो सर यही रहती है, 8 घंटे की जॉब होती है, फिक्स ऐसा नहीं होता इसमें कुछ भी, लेकिन 8 घंटे हमारे लिमिटेड रहते हैं, और एरिया भी फिक्स रहता है हमारा, रोहिणी जेल और मंडोली जेल और तिहाड़ जेल में, ऐसा हमारी यहाँ पे जॉब फिक्स रहती है हमारी लाइफ टाइम। और इसकी सैलरी क्या रहने वाली है? सैलरी सर अभी तो लेवल 3 पे ही है, तो इन हैंड हमें 41-40 अभी मिलेगी ट्रेनिंग पे। अच्छा, बेसिक पे 21,700 क्या? हाँ, 21,700 ही है से। अच्छा, और इसमें सर एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे दिल्ली पुलिस में तो ट्रेनिंग पे सब चीज डिडक्शन हो जाता है, लेकिन हमारे में क्या है कि हमारे में पूरी सैलरी मिलेगी। अच्छा अच्छा, हाँ, ट्रेनिंग टाइम से? ट्रेनिंग टाइम से। तो इसकी ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है और ट्रेनिंग कहाँ पे होती है ये बताओ थोड़ा। ट्रेनिंग अभी तो देखो सर इसमें भी ऐसी होता है कि टेंडर वगैरह लेते हैं, तो अभी दिल्ली पुलिस में भी हो जाती है वजीराबाद टाइप में, और अभी जो हमारी हो रही है हमारी हैदराबाद में होगी। अभी जो शेड्यूल है हमारा वो हैदराबाद में, एएस और मेट्रोन गए हुए हैं हैदराबाद, तो हमारी भी मोस्ट प्रोबेबली हैदराबाद में होगी ट्रेनिंग। तो अभी ये फिक्स नहीं है कि कौन सी जगह पे होगी, टेंडर पे डिपेंड करता है? टेंडर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सर, कहीं पे भी सकते। हाँ। और कितने इसका पीरियड वगैरह क्या है, कितने मंथ की करवाते हैं सर? वैसे मिनिमम 7 महीने की भी होती है, और वैसे 8 महीने पे भी हो जाए, तो इसमें भी फिक्स नहीं रहता, इनका पूरा टोटली अनएक्सपेक्टेड रहता है ये सारी चीजें। अच्छा। हाँ। तो आपको लगभग कितना टाइम लग गया जेल वार्डर वाली वैकेंसी को कंप्लीट होने तक? अभी तक अभी ज्वाइनिंग में भी मैंने बताया जैसे 23 में नोटिफिकेशन आया था, 24 में हमारा एग्जाम हुआ था, और 25 में हमारा फिजिकल ये हुआ था हमारा फाइनल रिजल्ट, और फिजिकल टेस्ट हमारा जून में हुआ था, 10 सितंबर को 2025 में हमारा फाइनल रिजल्ट आया था, और अब 2024 मतलब 2026 को हमारी ज्वाइनिंग हो रही है, तो मोटा मोटा 2.5-3 साल आप मान सकते हो। तो अभी जो बच्चे अभी रिजल्ट आया जेल वार्डर वाला का, तो बहुत सारे बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, तो अब उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे? वो डाउट में ही रहते हैं कि हमारे कट ऑफ इतनी गई है, कट ऑफ से 2 नंबर ज्यादा है, 5 नंबर ज्यादा है, 20 नंबर ज्यादा है, फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, तो उन्हें फिजिकल पे ध्यान देना चाहिए या फिर किन किन बातों ध्यान देना चाहिए उन्हें टाइम पे? देखो 2-3 नंबर फालतू है तो मतलब उसको तो कम चांस है, मैं कैसे बताऊं, ऐसे 2-3 नंबर पे तो नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि फिजिकल जल्दी हो गया तो ये 2 नंबर भी बहुत है, सही है ना, और फिजिकल बाद में हुआ तो ये 2 नंबर कुछ नहीं है फिर आपके लिए। सही है। तो हमारे में जो एससी वाले थे, एससी में 2 नंबर बढ़ी थी फाइनल, ठीक है, तो उसमें यही रीजन था कि फिजिकल में बच्चे ज्यादा पास नहीं हुए थे। अब वो इस पे डिपेंड है कि फिजिकल में जितने ज्यादा बच्चे पास हो उसके हिसाब से मेरिट जाएगी। हाँ, आपके 10-12 नंबर है तो आपको रनिंग पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए, फिजिकल वगैरह की तैयारी करनी चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए भाई होगा नहीं होगा। हाँ, वो आगे किस्मत की चीज है। बाकी किस्मत लक फैक्टर आपको बताइए, लक फैक्टर ही चलते जाता है। और जो भी तैयारी कर रहे हैं जेल वार्डर की, इन फ्यूचर और वैकेंसी आएगी कभी भी, तो उनको आप क्या क्या सलाह देना चाहोगे? देखो जेल वार्डर के लिए मैं तो यही बोलूंगा कि टोटली इस चीजों पे डिपेंड मत रहना, लेवल 3 की जॉब है, इन चीजों पे डिपेंड मत रहना, तो थोड़ा एनवायरनमेंट भी वैसे ही रहता है, जेल की ड्यूटी है, सबकी बस की बात नहीं होती है सारी चीजें, तो आप अपने ऊपर लेवल की हमेशा तैयारी करते रहना, मेरा तो यही सजेशन है। हाँ, इस जॉब में ले लो जिसका भी सिलेक्शन है, बढ़िया है, लेवल 3 में इससे मुझे लगता नहीं इससे कोई बेस्ट जॉब है अभी तक दिल्ली में, जब भी मैंने इसे भी चूज किया, तो इसमें बस आपको पढ़ाई वढ़ाई का अच्छा टाइम मिल जाएगा। हाँ, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना इसके पीछे, कि किसी भी बच्चे जैसे 22-23 की उम्र में बच्चा सिलेक्शन हो रहा है जेल वार्डर में, वो टोटली इस पे डिपेंड मत हो जाना, अपना ऊपर की तैयारी करते रहना, इसके साथ हो जाएगी इसलिए।
बिल्कुल सही बात बताई है वंश भाई ने। आपको कभी भी दिमाग में ये छोटा टारगेट नहीं रखना कि मेरे को मालूम लेवल 6 की तैयारी करनी है, लेवल डी की तैयारी करनी है। आपको अपने दिमाग में ऊपर गोल रखना है, ठीक है। हाईएस्ट गोल रखोगे तो नीचे वाली जॉब आपकी ऑटोमेटिक निकल जाएगी, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला भाई वंश का, और ऐसे रियल एक्सपीरियंस जानने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। हम ऐसी नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। और आपके क्या कमेंट रहने वाली, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।